Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. As you are aware that we are reading lesson number 5, measurement of length and motion from our new NCERT science book Curiosity. So we'll continue reading this lesson. This is part 2 of the lesson. So describing position. One day, the teacher informs her student that she has planned an educational visit to a nearby garden. She asks the students to reach there directly in the morning. तो एक दिन क्या हुआ, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि उसने एक एजुकेशनल विजिट गार्डन के लिए जो है एक प्लान की है, और उसने बोला अपने बच्चों को कि आप वहाँ डायरेक्टली मॉर्निंग में पहुँच जाना. Deepa and her friends start discussing whether the garden would be closer than their school or farther. तो दीपा और उसके फ्रेंड्स ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि गार्डन जो है वो उनके स्कूल से जो है क्या पास होगा या फिर दूर होगा. Tasneem and Padma say that the garden would be closer, while Deepa and Anish feel that the school would be closer. Hardeep thinks that both would be almost at equal distance. तो तस्नीम ने क्या बोला, तस्नीम और पद्मा ने क्या बोला कि गार्डन जो है वो पास होगा, वाइल दीपा एंड अनीश ने बोला कि स्कूल क्लोज होगा, बट हरदीप ने बोला कि दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. हु डू यू थिंक इज करेक्ट? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट? They are locating the distances of the school and garden from their houses. तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन करेक्ट होगा? एक्चुअल में सारे ही करेक्ट हैं. क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन, इनकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो इनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहाँ से लोकेट करना शुरू किया डिस्टेंस? स्कूल और गार्डन फ्रॉम देयर हाउस. स्कूल और गार्डन को उन्होंने अपने हाउस से लोकेट करना शुरू किया. इसी वजह से जो है वो डिस्टेंस जो है वो सबका अलग अलग है. If instead each of them had thought of distances from the same object or point, say the bus stand, then their observation would have been the same. तो इसकी जगह आपने घर से डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बजाय अगर उन्होंने कोई और जगह ली होती जो एक सेम ऑब्जेक्ट या सेम पॉइंट से लिया होता, फॉर एग्जांपल किसी बस स्टैंड से, तो वो ऑब्जर्वेशन सेम हो जाती. When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point. तो जब हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से, जैसे यहाँ पर एक बस स्टैंड से अगर हम कैलकुलेट करें गार्डन तक का डिस्टेंस, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है जो एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है जहाँ से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं. A few days later, Hardeep tells his friend excitedly, let us all go to the playground. The sports teacher wants us to help her to draw lines with tuna powder, limestone powder for making the kabaddi court for the sports day. तो उसके बाद कुछ दिन बाद हरदीप ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि हम सब प्लेग्राउंड चलते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर हमारी मदद चाहते हैं और हमें उन्होंने क्या बोला है कि लाइंस ड्रॉ करनी है चूना से, लाइमस्टोन पाउडर से, ताकि कबड्डी कोर्ट के स्पोर्ट्स डे के लिए कबड्डी कोर्ट तैयार हो सके. पद्मा, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम. तो पद्मा ने क्या बोला कि हमें यहाँ पर जो ये जो रोज ड्रॉ करनी है या जो हमें लाइंस ड्रॉ करनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक मेजरिंग टेप चाहिए. Deepa, let us first decide the point on the ground from which we will measure the distances to start drawing the lines. तो दीपा ने क्या बोला कि हम पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं ग्राउंड में और वहीं से हम डिस्टेंस को मेजर करना शुरू कर देंगे. लेट अस कॉल दिस आर रेफरेंस पॉइंट. तो एक फिक्स्ड पॉइंट से हम क्या करेंगे, ग्राउंड तक डिस्टेंस जो है वो काउंट करेंगे. तो वो जो फिक्स पॉइंट होगा ग्राउंड में उसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट. After a few days, Padma was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi. She was eager to reach Delhi and was reaching the kilometer stones on the side of the road. On one of the kilometer stones, it was written Delhi 70 kilometer. तो उसके कुछ दिन बाद पद्मा जो है वो ट्रैवल कर रही थी बाय बस. कहाँ जा रही थी वो? दिल्ली कहाँ जा रही थी? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास. तो शी वॉज ईगर, बहुत
उत्सुक थी वो वहां पहुंचने के लिए, एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन, वहां जो स्टोन्स पे किलोमीटर लिखे होते हैं अब कितनी दूर रह गया वो उनको पढ़ रही थी। तो एक स्टोन पर लिखा था दिल्ली 70 किलोमीटर। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रेड दिल्ली 60 किलोमीटर, और नेक्स्ट स्टोन जब उसने देखा तो देखा कि उसमें लिखा था दिल्ली 60 किलोमीटर। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड टू हर दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। तो जैसे जैसे वो आगे स्टोन्स देखती जा रही थी तो हर किलोमीटर स्टोन जो था वो पता चल रहा था उसे कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर के पास पहुंचती जा रही है। These kilometer stones indicated her distance from Delhi. तो ये किलोमीटर स्टोन जो है वो दिल्ली से उसका डिस्टेंस को जो है वो बता रहे थे। सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। सो दिल्ली जो है वो एक रेफरल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है इस सिचुएशन। What do such kilometer stones indicate? How could Padma conclude that she was getting closer to her destination? तो ये स्टोन्स हमें क्या बताते हैं? ये स्टोन्स हमें बताते हैं कि कितने किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस रह गया है। If the kilometer stone reads Delhi 70 kilometer as shown in figure 5.13, we can say that the position of Padma is 70 kilometer from Delhi. तो पद्मा कहाँ है? 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। When the kilometer stone reads Delhi 60 किलोमीटर, जब वो स्टोन 60 किलोमीटर रीड कर रही है तो इट मीन्स कि पद्मा की पोजीशन कहाँ है? 60 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? When does the position of an object change with respect to the reference point? Does it change when object is moving? तो क्या जो इसकी पोजीशन है पद्मा की, क्या वो एक रेफरल जो रेफरेंस पॉइंट है उसके साथ चेंज हो रही है टाइम के साथ? ठीक है, क्या एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका रेफरेंस पॉइंट भी चेंज होता है? Moving things, let us explore. Look around and prepare a list of 5 objects that are in motion and 5 objects that are at rest. तो मोशन में जो चल रहे हैं और रेस्ट पे जो बिल्कुल रुके हुए हैं। Record your observation in table 5.3. Think about how you decided whether an object was in motion or at rest. Write your explanation justification in table 5.3. तो इसमें हमें क्या करना है? आसपास हमारे ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स मोशन वाले लेने हैं और 5 ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट पे हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, वो लेने हैं। मोशन मीन्स व्हेन दे आर मूविंग और रेस्ट मीन्स व्हेन दे आर एट रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग। उस ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल में रिकॉर्ड करना है और साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है कि हमने कैसे फाइंड किया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है या मोशन पे। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्ट्स जो लिए हैं वो है बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ट्रेन मूविंग ऑन अ ट्रैक, अ चाइल्ड रनिंग, अ कार मूविंग, अ बॉय प्लेइंग। ठीक है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये जो हैं ये मोशन में है, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसकी जस्टिफिकेशन हम क्या देंगे कि हमें कैसे पता लगा कि ये मोशन में है? बिकॉज दे चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्योंकि ये अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज कर रहे हैं। बर्ड जो है वो एक टहनी से दूसरी टहनी तक फ्लाई करके जा रही है, एक साइड से दूसरी साइड पे जा रही है। ट्रेन भी ट्रैक पे मूव कर रही है, वन साइड से दूसरी साइड पे जा रही है। चाइल्ड इज रनिंग, तो रन कर करके वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है। तो कार भी इसी तरह से मूव कर रही है और बॉय भी इसी तरह से खेल रहा है। तो their position is changing with respect to the surrounding. Objects at rest, rest पे मतलब जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पे फिक्स हैं। तो I have taken objects like tree, house, book, table, chair, bench. अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं। कैसे? इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते सराउंडिंग्स के साथ। Compare and analyze your justification. How can one decide if an object is in motion or at rest? तो हमें क्या करना है? इसे कंपेयर करना है अपनी जस्टिफिकेशन को और फिर हमें डिसाइड करना है, देखना है क्या रिजल्ट है, फिर डिसाइड करना है कि क्या एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे। अब एक्चुअल में ये होता क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस with respect to the referral point with time. तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होता है जब उसकी पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट के साथ टाइम के साथ चेंज हो जाती है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, अगर एक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के साथ, विद टाइम इट इज सेट टू बी एट रेस्ट।
तो टू तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक मोशन में एक रेस्ट में। मोशन वाला ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपनी पोजीशन को रेफरल पॉइंट के साथ, जो है रेफरेंस पॉइंट के साथ, टाइम के साथ चेंज करता है। और जो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट के साथ विद टाइम, इट इज कॉल्ड एट रेस्ट। सी object at rest, house, tree, and object in motion, a boy playing football, bird flying in the sky, then a bee flying. Deepa looked around her in the bus and noticed that all the passengers were seated. She looked around again after a minute and found them sitting, still occupying their seats. तो दीपा जो है वो बस में ट्रैवल कर रही है और उसने नोटिस किया कि उसके साथ जितने भी पैसेंजर हैं सबके पास सीट है। उसने फिर एक बार दोबारा देखा और उसने देखा कि सबने अपनी सीट ऑक्यूपाई की है, सब आराम से बैठे हुए हैं। शी वंडर्ड आर दे मूविंग, उसको लगा, उसने सोचा कि क्या ये मूव कर रहे हैं। शी कंक्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ पैसेंजर्स वाज नॉट मूविंग विद टाइम। तो उसने क्या कंक्लूड किया कि पैसेंजर्स जो हैं वो उनकी जो पोजीशन है वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। they were sitting at one place, therefore they were certainly at rest, इसलिए वो सब रेस्ट पे थे क्योंकि वो एक पोजीशन पे फिक्स्ड थे, वहीं बैठे हुए थे, वहां से हिल नहीं रहे थे। however when she looked outside she felt that they were in motion as their positions were changing with respect to things outside। और जब उसने बाहर की तरफ देखा तब उसे लगा कि जैसे उनकी पोजीशन चेंज हो रही हो। क्यों? क्योंकि थिंग्स जो है बाहर की वो मूव कर रही थी, वो ऐसा लग रहा था थिंग्स के साथ जो है पोजीशन चेंज हो रही है। द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो रेफरेंस पॉइंट ही है जो इंपॉर्टेंट होता है और डिसाइड करने में हेल्प करता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन। If Deepa considered herself or the bus as a reference point, then passengers were at rest। अगर दीपा अपने आप को या फिर बस को रेफरेंस पॉइंट मानती है तो पैसेंजर्स जो है वो रेस्ट पे है। However, if she consider any object outside the bus, say a building, अगर वो किसी बिल्डिंग को बाहर देख रही है और उसको रेफरेंस पॉइंट मान रही है तो पैसेंजर्स एंड द बस वर इन मोशन। पैसेंजर और बस जो है वो एक डायरेक्शन में ही जा रहे हैं आगे, और बिल्डिंग फिक्स है, बिल्डिंग रेस्ट पे। Suppose you are traveling on a ship which is moving at a constant speed along a straight line on a calm sea. Suppose there is no window on the ship. Is there any way that you can determine whether the ship is moving or is stationary? So what you have to find, इसमें क्या करना है, think over it, कि आप ट्रैवल कर रहे हो एक शिप से और वो एक स्पीड पे चल रही है शिप, स्ट्रेट लाइन में काम सी पे, और आपको कोई विंडो नजर नहीं आ रही है, तो क्या आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि शिप मूव कर रही है या फिर रुकी हुई है? आप बाहर जाके देख सकते हो, ठीक है, शिप में आप जो बाहर है वहां जाके देख सकते हो कि शिप मूव कर रही है या फिर स्टेशनरी है या रुकी हुई है। टाइप्स ऑफ मोशन। एक्टिविटी 5.3, लेट अस एक्सप्लोर। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ऑब्जर्व इट्स मोशन। एक इरेजर लेकर उसको एक हाइट से गिराना है और फिर उसका मोशन ऑब्जर्व करना है। डज इट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, क्या वो इरेजर जो आपने गिराया वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या एक ऑरेंज जब गिरता है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड, रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड। तो रिपब्लिक डे परेड में जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मार्च पास्ट करते हैं उनको रिकॉल करो। डू दे move on a straight line path? When a heavy box is pushed, it may also move along a straight line। तो ये सब चीजें जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। When an object moves along a straight line, when एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ही मूव करा जा रहा है, जैसे कि ये बॉक्स जब हम इसे पुश करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इरेजर जब हम गिराएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, बच्चे जब वो मार्च पास्ट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे, ऑरेंज जब एक ट्री से गिरेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग में हमें लीनियर मोशन को ऑब्जर्व करना है। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन? डू यू माइट हैव enjoyed playing on swings and merry go round, आर these टाइप ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन? तो क्या हर चीज ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती है? नहीं। हैव यू enjoyed playing
ऑन स्विंग्स, क्या आपने झूलों पर और मेरी गो राउंड पे प्ले करा है? क्या ये जो मोशन है क्या ये लीनियर मोशन है? नो। Activity 5.4, let us investigate. Tie an eraser or a potato at one end of thread. एक थ्रेड पे आपने क्या करना है, इरेजर या पोटैटो को टाई करना है. होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड व्हर्ल इट. और दूसरे हाथ से आपने जो दूसरा उसका एंड है थ्रेड का, उसको पकड़ के उसको घुमाना है. ऑब्जर्व इट्स मोशन. इज द मोशन ऑफ इरेजर द सेम एज दैट ऑफ मेरी गो राउंड? क्या वो इरेजर उसी तरह से घूम रहा है जैसे मेरी गो राउंड घूमता है? Yes. When an object moves along the circular path, its motion is called circular motion. तो वो जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, तो सर्कुलर पाथ में वही घूमता है जिसका सर्कुलर मोशन, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट मूव्स इन circular path, it is circular motion. Object moves along straight line, it is linear motion. Activity 5.5, let us investigate. Tie an eraser or a potato at one end of the thread. Hang the eraser by holding the other end of the thread. Keep your hand steady. एक फिर आपने टाई करना है इरेजर और दूसरी साइड से आपने जो है उसको होल्ड करके रखना है. कीप योर हैंड स्टेडी, और हाथ आपने अपना बिल्कुल सीधा रखना है. यूजिंग द अदर हैंड टेक इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज. फिर इरेजर को आपने एक साइड पे लेके जाना है और फिर उसको छोड़ देना है. डज इट मूव टू एंड फ्रो? इज दिस मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ स्विंग? क्या ये टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे घूमेगा? क्या ये मोशन स्विंग के सिमिलर है? यस, इट इज सिमिलर टू स्विंग. तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन में घूमता है फिक्स्ड पोजीशन पे, उसको हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, बैक एंड फ्रंट. Activity 5.6, let us investigate. Take a thin metal strip of about 50 centimeter long, hold its one end pressed to a table. You may use few books or bricks to hold it. आपने क्या करना है, एक थिन सी मेटल स्ट्रिप लेनी है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसको आपने क्या करना है, टेबल पर रख देना है. टेबल पे रखने के बाद आपने क्या करना है, बुक्स और या फिर कोई ब्रिक लेनी है उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए. प्रेस द फ्री एंड ऑफ स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो. आपने उसको हल्का सा प्रेस करके फिर उसको स्लाइटली छोड़ देना है. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ स्ट्रिप. डज इट मूव अप एंड डाउन? क्या ये अप एंड डाउन मूव करता है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन. ये भी ऑस्किलेटरी मोशन है. टू एंड फ्रो मतलब बैक एंड फ्रंट, और अप एंड डाउन इज ऑल्सो ऑस्किलेटरी मोशन. If an object repeats its path after a fixed interval of time, its motion is said to be periodic. मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर अपने पाथ को रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम पीरियोडिक बोलेंगे. ठीक है. पीरियोडिक मोशन मतलब वो रिपीट कर रहा है बार बार उसी पाथ को, बार बार उसी पाथ पे चल रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे पीरियोडिक. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन. कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में है वो सर्कुलर पाथ पे ही घूमेगा. एन ऑब्जेक्ट इन ऑस्किलरी मोशन ऑल्सो रिपीट्स इन मोशन while moving to and fro. Both circular and oscillatory motion are periodic in nature. तो सर्कुलर भी जो है वो गोल गोल बार बार घूमेगा जैसे मेरी गो राउंड है, और ऑस्किलेटरी भी जो है वो बार बार जो है वो उसी पोजीशन को रिपीट करेगा. तो इसलिए ये दोनों ही पीरियोडिक है नेचर. Activity 5.7, let us investigate. Look at the picture of children's park or visit a children's park. Observe different kind of motion, classify them as linear, circular and or oscillatory motion. List them in table 5.4. Give your justification for why you have put each in a certain category. आपने क्या करना है, आप चिल्ड्रन पार्क जाओगे, वहां पर आपने जो स्विंग्स हैं उन पे डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन चेक करना है, उनको लीनियर, सर्कुलर और ऑस्किलेटरी में डालना है, और उसके बाद उनका जस्टिफिकेशन भी लिखना है. देखो एक यहाँ मैंने किया हुआ है, टाइप्स ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, स्विंग. ठीक है. लीनियर मोशन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. कई यहाँ पे ऐसे हैं, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट जो हमें पिक्चर दी है उसमें जो गर्ल है वो नीचे आ रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ये लीनियर मोशन स्विंग शो कर रहा है. सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कल में टू बॉयज हैं यहाँ पर इस स्विंग पे गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये सर्कुलर मोशन है. एंड ऑस्किलेटरी मूविंग टू एंड फ्रो,
ये जो स्विंग पे गर्ल जो बैठी हुई है वो स्विंग आगे पीछे जा रहा है, तो इट इज दी टू एंड फ्रो मोशन। तो इसलिए टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। सो so like this you have to complete this table yourself. You have to just go to the park and you have to observe the things over there, and you have to write and complete this table. So with this we have come to the end of this lesson. I hope you have understood this lesson. So I'll meet you in the next part now with the summary and the exercises. So see you all. Take care. Goodbye.